बी जान ने उमैर को सुलेमान शाह की ख्वाहिश से आगाह किया तो वो चंद लम्हे बेयकीनी की कैफियत में बैठा बी जान को देखता रहा। आयत की दूसरी शादी, लेकिन इतनी जल्दी? अभी तो वो शहजाद की बेवफाई और उसकी मोहब्बत की डोर से ही खुद को आज़ाद नहीं कर पाई है। वो कैसे एक नए रिश्ते का बोझ उठा पाएगी? बीजान ने उसे घूरा था। रिश्ते बोझ नहीं होते, अनचाहे रिश्ते बोझ ही होते हैं। बीजान, आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? शाहमीर और आयत, वो भी शाहमीर की रजा जाने बगैर। उसे यकीन हो चला था कि हो ना हो शाहमीर बुरी तरह उस गोरख धंधे में फंसने वाला है। दूसरी तरफ आयत, क्या वो शाहमीर को अपने शोहर के रूप में कबूल करेगी? बेटा, ये मेरी राय नहीं, सुलेमान भाई का फैसला है। और उनका अंदाज बता रहा था कि वो फैसला किए बैठे हैं, अब किसी की नहीं सुनेंगे। शाहमीर तू तो गया काम से। वो पेशानी मसलते हुए बुड़बुड़ाया, कुछ कहा तुमने? बीजान ने तीखे चतुनों से उसे देखा था। ओह नहीं बीजान, मैं क्या कह सकता हूँ। एक तरफ मेरी बहन है और दूसरी तरफ अजीज दोस्त। बीजान ने इस बात में सर हिलाया। अभी आप आयत से बात मत कीजिएगा इस बारे में, मैं पहले शाहमीर से बात करूंगा। अभी उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू जारी थी जब हाँफती कांपती सहर कमरे में दाखिल हुई। भाई, वो आयत आपी को कुछ हो गया है, उसने खुश्क लबों पर जुबान फेरते हुए कहा। क्या हो गया है? वो जवाब का इंतजार किए बिना आयत के कमरे की तरफ भागा था। बीजान भी उसके साथ गई थी, जबकि सहर वहीं सोफे पर बैठकर गहरी सांस लेने लगी। आयत, क्या हुआ है तुम्हें? बीजान और उमैर ने आगे बढ़कर उसे संभालने की कोशिश की। कमरे में मौजूद हर शय बिखरी हुई थी। ड्रेसिंग टेबल पर रखा सारा सामान ज़मीं बोस हो चुका था। वो मुसलसल रो रही थी जब बीजान ने उसे ज़बरदस्ती पानी पिलाया। उमैर ने दराज से उसकी दवाई निकालकर बीजान को दी। उसने परेशानी से अपनी बहन को देखा। क्या हाल हो गया था उसका इन चंद दिनों में। एक बार फिर उसका दिल चाहा कि शहजाद का खून कर दे जाकर। वो सोच ही रहा था कि आयत के बारे में डॉक्टर से तफसीली बात करे, जब सहर भागती हुई आकर उसके गले लगी। भाई, आपी को क्या हुआ है? वो ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे भी धक्का दे दिया। सहर की रोती हुई आवाज ने गमो गुस्से में इजाफा किया था। कितना आसान था ना उसके लिए मेरी हंसती खेलती बहन की जिंदगी बर्बाद कर देना। उससे उसके जीने की वजह छीन ली। एक नज़र बेसुध पड़ी आयत पर डाली, जो सकूनावर अद्वियात के ज़ेरे असर अब होशो-खिरद से बेगाना हो चुकी थी। उसके सिरहाने सर हाथों में गिराए परेशानी से बैठी बीजान को देखा और अपने बाजू से लगी सिसकती सहर को देखा। उसे एक शख्स ने एक हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख दिया था। वो बेमकसद ड्राइविंग करता सड़कों पर घूम रहा था जब शाहमीर की कॉल आई और फौरन उसे शूटिंग की लोकेशन पर पहुंचने का कहा। उसने गहरी सांस खारिज की, बालों को हाथ से सेट किया, खुद को नॉर्मल करता। अगले 10 मिनट में वो सेट पर मौजूद था। वो मुस्कुराता हुआ शाहमीर से गले मिला। क्या हुआ है? आयत ठीक है? बीजान, सब खैरियत तो है ना? क्या था ये शख्स? लम्हों में उसकी ज़ात की तह में उतर जाता था। मजाल है कि वो कोई बात शाहमीर से छुपा सके। हाँ, सब ठीक है। आयत के हवाले से परेशान हूँ यार। परेशान होने की बजाय उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाने की कोशिश करो। उसे कहो कि वो अपना काम शुरू करे। उसे एहसास दिलाओ कि हम सब साथ हैं उसके। बुटीक, लेकिन शहजाद ने उस पर भी तो कब्जा कर लिया है। उमैर को नए सिरे से उस पर गुस्सा आया था। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाओ और आयत से कहो कि हमारी अगली 3 फिल्मों की वार्डरोब डिज़ाइनर वही होगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के उसे कहना कि अगले 2 दिन में वो मुझे ऑफिस में चाहिए। शाहमीर को चंद लम्हे लगे थे सोचने में। अपनी बात मुकम्मल करके वो सन ग्लासेस लगाता सेट की तरफ बढ़ गया जहाँ शूटिंग जारी थी। उमैर उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा दिया। ऐसे ही तो नहीं वो उसे फातेह आलम कहकर पुकारता था। अगले ही लम्हे सुबह बीजान से होने वाली गुफ्तगू याद आने पर उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। न जाने ये ऊँट किस करवट बैठेगा। उसे पता चलेगा कि ये हमदर्दियाँ उसी के गले पड़ने वाली हैं तो न जाने क्या करेगा ये शख्स। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया था और अपनी ही सोच पर लाहौल वला कुव्वता पड़ा था। वो अभी तक इसी कश्मकश में था कि वो किसकी बेहतरी के बारे में सोचे। शाहमीर की? उस अनजान लड़की से मोहब्बत की शिद्दत से वो बखूबी वाकिफ था। दूसरी तरफ आयत, जिसे उस सदमे से बाहर निकालना भी ज़रूरी था। शायद शाहमीर का फैसला भी दुरुस्त है। हर मसले का हल शादी नहीं होता। लेकिन हम अपने बड़ों का क्या करें? जब किसी चीज़ का हल दिखाई नहीं देता तो उनके पास शादी हर मसले का रेडीमेड और फूल प्रूफ हल होता है।
ज़ेरे लब कहते वो खुद ही मुस्कुरा दिया। अक्सर वो ऐसे ही खुद को रिलैक्स कर लिया करता था। मरहा ने घर आकर फरीहा बेगम को सबसे पहले मिसेज अंजुम की ऑफ़र के बारे में बताया। वो ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। उनके मरहूम शोहर की निशानी था ये घर, जिसमें उनकी बच्चियों का बचपन बीता था। उसके दरो दीवार पर उनकी हिम्मत और जुस्तजू की दास्तान रकम थी। मोहब्बत भरी याददाश्तें उन्हें ये दहलीज छोड़ने ही ना देती थीं। मरहा को खाना खाते हुए और मुसलसल बोलते हुए अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि अम्मी काफ़ी देर से खामोश हैं। उसने हाथ रोककर उन्हें देखा, जो नम आंखों से उसी को देख रही थी। अम्मी, हम इस घर को किराए पर दे देंगे। उससे जो रकम आएगी वो जमा करते रहेंगे ताकि ज़ुहा का बेहतरीन इलाज करवा सकें। फरीहा बेगम ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया और उससे सोचने के लिए वक्त तलब किया। सारी रात वो उसी बारे में सोचती रही। दिल आमादा नहीं था, लेकिन वो फिर भी राज़ी हो गई। तुम उनसे पूछ लेना कि हम कब तक शिफ्ट हो सकते हैं। मैं असद भाई से कह दूंगी कि किसी किराएदार का बंदोबस्त कर दें। उन्होंने मरहा के सामने चाय रखते हुए कहा। अम्मी, आप मान गईं? उसने खुशगवार लहजे में उनसे कहा। वो भी यही चाहती थी कि अम्मी और ज़ुहा उसके सामने रहें। वो भले खुद वहाँ होती थी, लेकिन सारा ध्यान उसका माँ और बहन की तरफ लगा रहता। हाँ बेटा, तुम दोनों ही अब मेरी कुल कायनात हो। मेरा दिल मुतमईन रहेगा कि तुम मेरे सामने हो। एक माँ ही जानती है, जवान जहान बेटी जब घर की दहलीज के बाहर कदम रखती है तो माँ का दिल कैसे दहलता है। तुम मेरी नज़रों के सामने रहोगी तो मैं भी पुरसकून रहूंगी, और हम मिलकर ज़ुहा के इलाज का खर्चा भी उठा पाएंगे। उसने फिजा में किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाहें मरकूज किए खामोश बैठी अपनी बड़ी बहन को देखा और नम आंखों से मुस्कुरा दी। ज़ुहा उन्हें परेशान नहीं करती थी, अक्सर खामोश रहती थी। वो पैदाइशी ज़हनी तौर पर माजूर थी। वो उन्हें कभी बिलावजह परेशान ना करती। 26 साल की ज़ुहा की ज़हनी उम्र 4 से 5 साल के बच्चे जितनी थी। उसके बावजूद वो बहुत तहम्मुल मिजाज थी, और उसकी वजह ये भी थी कि फरीहा बेगम साई की तरह उसके साथ रहती थी। उसकी हर ज़रूरत उसके कहने से पहले ही पूरी कर दिया करती थी। मरहा ने मिसेज़ अंजुम को मुस्बत जवाब देकर पैकिंग शुरू कर दी थी। उनके घर में उनके इस्तेमाल का मुख्तसर सा ही सामान था। मिसेज़ अंजुम ने अनेक्सी साफ करवा कर रंग करवा दिया था। अनेक्सी के तीनों कमरे कुशादा और हवादार थे। लाउंज और ओपन किचन के साथ छोटी सी बालकनी भी थी। फरीहा बेगम को फौरी तौर पर किराए की टेंशन ने सताया था, जबकि ज़ुहा भी उस नए घर को खुशी खुशी देख रही थी। मरहा की ज़िंदगी के एक नए बाब का आगाज़ हो चुका था। वो खुश थी, क्यों ना होती। ज़िंदगी कदरे आसान लगने लगी थी। अम्मी और ज़ुहा के सो जाने के बाद वो चाय लिए बालकनी में आ गई थी, जहाँ ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया। ज़हन के पर्दे पर एक खूबसूरत याद के नकूश उभरे। आज कई माह बाद भी वो उन साहिर निगाहों को नहीं भूल पाई थी। उसके लब खुद ब खुद मुस्कुरा रहे थे। मरहा इब्राहिम को मोहब्बत हो गई थी। उमैर घर आया तो आयत बीजान के साथ बैठी हुई थी, जबकि सहर किचन में खाना बना रही थी। उसने उन्हें सलाम किया और वहीं सोफे पर बैठ गया। आगे क्या इरादा है तुम्हारा अब? किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाहें मरकूज किए बैठी आयत से उसने पूछा। आगे अब कुछ बचा ही कहाँ है, आयत ने मायूसी से कहा तो बीजान और उमैर ने ताज्जुब से उसे देखा, जो उन्हीं अंधेरों में कहीं भटक रही थी। अगर देखना चाहोगी तो एक हसीन खुशगवार मुकम्मल जिंदगी तुम्हें अपनी मुंतजिर नजर आएगी, लेकिन आंखें बंद किए रखोगी तो सिवाय अंधेरे के कुछ सुझाई नहीं देगा। हम तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं आयत, ना ही ये कह रहे हैं कि तुम 4 दिन में अपने 4 साल की शादी को भुला दो, लेकिन अपनी ये हालत देखो। हम तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकते। मैं और शामिर चाहते हैं कि इद्दत की मुद्दत पूरी होने के बाद तुम हमारी फिल्म्स के लिए वार्डरोब डिज़ाइन करो। आखिरी बात पर आयत ने हैरानी से उसे देखा था। उम्मीद की एक शमा थी जो उसके वजूद में कहीं जली थी। बीजान ने भी उमैर को हैरानी से देखा था। ये बात उमैर ने उन्हें भी नहीं बताई थी, लेकिन वो जानती थी कि वो जो भी करेगा अपनी बहन की बेहतरी के बारे में सोच कर ही करेगा। हम तुम्हारे बुटीक को इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने देंगे, लेकिन तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारा टैलेंट दरो दीवार का मोहताज नहीं है। वो बुटीक तुम्हारा है, तुम्हारी बरसों की मेहनत है। मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन तब तक तुम हमारे साथ ही काम करोगी। आयत ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया था। उमैर फिलहाल उसके रजामंद होने पर ही पुरसकून हुआ था। मरहा पुरसकून नींद के बाद सुबह सवेरे फ्रेश सी खड़ी किचन में नाश्ता बना रही थी।
उसने मिसेज अंजुम और बच्चों के लिए भी सैंडविच बनाए और ओवन में से कप केक्स निकाल कर ट्रे में रखे। फरीहा बेगम को बताकर घर के मरकजी हिस्से में चली आई। बच्चे स्कूल जाने को तैयार हो रहे थे और मिसेज अंजुम उन्हें बार बार नाश्ता करने को आवाज़ें दे रही थी। मरहा को देखते ही खुशगवार मुस्कुराहट ने उनके लबों का अहाता किया। आओ मरहा, इतनी सुबह क्यों चली आई? अभी तो तुम्हारी थकन भी नहीं उतरी होगी। उन्होंने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लाई हूँ, बच्चे कहाँ हैं? उसने हाथ में पकड़ी ट्रे डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहा। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, बस अभी आते ही होंगे। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ उन्हें। वो मिसेज अंजुम को मोबाइल में मसरूफ देखकर कमरे की जानिब बढ़ गई। अरे भाई, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? और ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? उसने उम्मे हानी को अपने बालों से नबरदाज माँ होता देखकर कहा। उसने आगे बढ़कर उसके बालों को हाथ लगाया तो कुछ गीले महसूस हुए, कोई जेल टाइप चीज़ लगी हो जैसे। तुमने बालों में क्या लगाया था? ब्राउन पॉलिश। आहत की जुबान में खुजली हुई। शू पॉलिश। वो लिक्विड पॉलिश थी। मरहा को लगा कि कोई जेल था। हाथ लगाने पर वो मरहा के हाथों पर भी लग गई। उम्मे हानी अब सब छोड़ छाड़ कर आहत को मारने के लिए पीछे भागी थी उसके। मरहा ने उम्मे हानी का हाथ पकड़ा और वॉशरूम में ले जाकर उसके बालों को अच्छी तरह धोया। 2-3 बार शैम्पू लगाने के बाद भी कहीं कहीं पॉलिश लगी हुई थी। अगर नहीं उतर रही तो ये लगा कर देख लें। हंजला ने संजीदगी से सर्फ का डब्बा पकड़ाया। मरहा ने उसे घूरा, पर ना चाहते हुए भी उसकी हरकत पर उसे हंसी आई। उम्मे हानी की रोनी सूरत देखकर उसने लब दांतों तले दबाए। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब वो चारों कमरे से बाहर नहीं आए तो मिसेज अंजुम भी वहीं चली आईं। मरहा को उम्मे हानी के बाल वॉश करते देख उन्होंने हंजला और आहत के कान पकड़ाकर अपने सामने किया। जल्दी जल्दी सच बोल दो, क्या किया है अब तुम दोनों ने, वरना इस वीकेंड के सारे प्लान्स कैंसिल। उनकी धमकी कारगर रही और दोनों ने तोते की तरह फर कहानी बयान कर दी सारी। मम्मा हानी कह रही थी कि उसे ब्राउन बाल पसंद है, काश उसके बाल भी ब्राउन होते। तो हमने कहा कि ये कौन सा मुश्किल है, तो मैंने और हंजला ने मिलकर उसके बालों का ब्राउन कलर कर दिया। अब हम ही से गुस्सा हो रही है। आहत को उसका बिना बात के नाराज़ होना सख्त बुरा लगा। मिसेज अंजुम ने मरहा के साथ मिलकर उसके बालों को वॉश किया और फिर ड्रायर से उन्हें खुश्क करके पोनी बनाई। तब तक वो स्कूल के लिए लेट हो चुके थे। मम्मा आज छुट्टी कर लें? आहत ने दुनिया भर की मासूमियत चेहरे पर समोए पूछा। हरगिज़ नहीं, मैं आप लोगों को खुद ड्रॉप कर दूंगी स्कूल और आपकी प्रिंसिपल मैम से भी बात कर लूँगी। उन्होंने नाश्ता ख़त्म करने का इशारा करते हुए कहा। मरहा जब तक उनका सारा सामान मिसेज अंजुम की गाड़ी में रखवा चुकी थी। उसे अम्मी और ज़ोहा का ख्याल आया तो मिसेज अंजुम को बताकर अनेक्सी की तरफ चली आई। आज उसे उन सब के साथ मिलकर घर की सेटिंग भी करनी थी। दोपहर से उसके जहन में उमैर की बातें घूम रही थी। तो क्या मैं अपना करियर दोबारा शुरू कर सकती हूँ? वो ख्वाब जो मेरी ज़िंदगी का हासिल था, क्या मैं उसे फिर से जी सकती हूँ? वो अभी सोचों में गुम थी जब उसकी नज़र नक से तैयार हुई सहर पर पड़ी, जो अब बाल ड्राई करने के बाद हल्का फुल्का मेकअप करके तैयार हो रही थी। तुम कहीं जा रही हो? उसने न जाने कितने दिनों बाद सहर को मुखातिब किया था। हाँ अपी, आज अरीबा की मंगनी है, उसी में जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। उसने कानों में बालियां पहनते हुए कहा। अरीबा सहर की बचपन की दोस्त थी। दोनों का साथ स्कूल से था और कॉलेज के बाद अब यूनिवर्सिटी में भी दोनों एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ती थी। आयत को न जाने क्यों यकदम ही फिजा बोझल लगने लगी। अचानक ही घुटन सी महसूस होने लगी। उसने साइड टेबल पर रखी चीज़ों को हाथ मारकर नीचे गिराया। उसे लगा जैसे उसके गिर्द हर शय उस पर हंस रही हो, उसकी बेबसी पर कह कहे लगा रही हो। आपी आप ठीक तो हैं? सहर सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ लपकी थी। जाओ यहाँ से तुम, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये झूठी हमदर्दी। उसने सहर को पूरी कुव्वत से धक्का दिया था। उनकी आवाज़ें सुनकर कमरे में आती बीजान ने सहर को संभाला था, वरना उसका माथा दरवाजे की चौखट से जा लगता। सहर, आयत, क्या हो रहा है ये? बीजान, वो आपी। उसने हकलाते हुए आयत की तरफ इशारा किया जो अभी भी उसी को घूर रही थी। आयत बेटे, क्या हो गया है? बीजान ने उसे बिठाकर पानी का ग्लास थमाया जिसे उसने बदलिहाजी से परे कर दिया। आप लोगों को क्या परवाह है मेरी कि मैं किस हाल से गुजर रही हूँ? यहाँ मेरी ज़िंदगी उजड़ गई, बर्बाद हो गई हूँ मैं, और यहाँ सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। उसने तंजिया लहजे में कहते हुए एक गुसीली निगाह सहर के सरापे पर डाली। उसकी बात पर बीजान ने भी सहर को देखा और फिर नासमझी से आयत को। चंद ही लम्हों में बात को समझते हुए उनके चेहरे पर हैरानी की जगह गुस्से ने ले लिया।
مانا کہ تم سحر کی بڑی بہن ہو آیت، لیکن اگر تم نے اس پر ہاتھ اٹھانے یا اس پر غصہ کرنے کی کوشش کی نا، تو میں یہ بھول جاؤں گی کہ تم اس وقت کس تکلیف سے گزر رہی ہو۔ اپنے تکلیف دہ لمحات میں دوسروں کو اذیت پہنچا کر راحت حاصل نہیں کرتے۔ بی جان کا لہجہ نرم لیکن تنبیہ لیے ہوئے تھا۔ انہیں آیت کی یہ حرکت قطعی پسند نہیں آئی تھی۔ تم اس وقت آرام کرو، میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ وہ اسے تنہا کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی، جبکہ آیت کو اس وقت ہر شے سے بے پناہ نفرت محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے سحر کو تلاشنا چاہا، لیکن وہ انہیں کہیں دکھائی نہیں دی۔ وہ کچن، لاؤنج، بالکنی ہر جگہ دیکھ آئی تھی۔ گھر کے اوپری حصے میں بنے اسٹور کی طرف آئیں تو انہیں وہیں سے سحر کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اسٹور کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ سحر بیٹا باہر آؤ۔ وہ سحر کو آواز دے رہی تھیں جب عمیر مرکزی دروازے سے گھر میں داخل ہوا۔ کار پارک کر کے وہ ان کی طرف ہی آیا تھا۔ کیا ہوا بی جان؟ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ سحر اندر ہے، باہر نہیں آ رہی، بی جان نے اسٹور کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اچھا آپ اندر جائیں، میں اسے لے کر آتا ہوں، پھر اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے بی جان کو بھیج کر دروازہ بجایا۔ سحر دروازہ کھولو، جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ۔ اس کے 2-3 بار دستک دینے پر سحر نے دروازہ کھول دیا۔ بی جان پرسوچ نگاہوں سے دروازے کو تک رہی تھی جب عمیر اور سحر اندر آئے۔ میں سوچ رہی ہوں سلیمان بھائی کو آیت کے لیے ہاں کہہ دوں۔ عمیر نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ دوپہر سے شام تک اس کے پیچھے گھر میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بی جان؟ بی جان کو آج کئی سالوں کے بعد آیت میں وہی خود سر اور ضدی آیت دکھائی دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آیت ایک بار پھر سے وہی خود غرض اور خود پرست آیت بن جائے۔ وہ کوئی غلط قدم اٹھائے یا دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کرے۔ وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جانا چاہتی تھی اس سے پہلے ہی۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں، بلکہ ابھی سلیمان بھائی کو فون کر کے اپنا فیصلہ بھی بتا رہی ہوں۔ انہوں نے فون کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ یہاں ہوا کیا ہے؟ میں بھی کچھ لگتا ہوں آپ کا آخر۔ وہ جھنجھلایا تھا۔ بی جان کے ساری بات بتانے پر غصہ تو اسے بھی آیا تھا آیت پر۔ وہ سحر کے ساتھ اکثر زیادتی کر جایا کرتی تھی، جو عمیر کو کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ آپ ابھی انکل سے بات نہیں کریں، مجھے شاہ میر سے تو بات کرنے دیں پہلے۔ اسے شاہ میر کا مستقبل شدید خطرے میں نظر آ رہا تھا، کیونکہ یہاں اس رشتے کی حمایت میں یک نہ شد دو شد ہو چکے تھے۔ وہ آفس آیا تو ہر طرف خاموشی چھائی تھی، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اس نے ریسیپشن پر بیٹھی اینی سے آنکھوں ہی آنکھوں میں صورتحال جاننے کی کوشش کی۔ اس نے اسی کی طرح صورتحال کے گمبھیر ہونے کے بابت بتایا اسے۔ وہ سیٹی پر کوئی دھن بجاتا بنا دستک دیے شاہ میر کے آفس میں داخل ہوا اور ساتھ ہی اپنی شامت کو بھی بڑے ہی اہتمام سے مدعو کیا۔ ایک تو آپ 2.5 گھنٹے لیٹ ہیں مسٹر عمیر، دوسرا بنا دستک دیے میرے آفس میں ایسے چلے آ رہے ہیں جیسا یہ آپ کے گھر کا لاؤنج ہو۔ عمیر نے ابرو سکیڑ کر غور سے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ یعنی معاملہ واقعی گمبھیر تھا۔ خیریت ہے؟ صبح صبح کیوں مرچیں چبائے بیٹھے ہو؟ عمیر نے سکون سے کرسی کھینچ کر بیٹھتے پوچھا۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں بکواس کر رہا ہوں؟ عمیر نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تو تم کر ہی رہے ہو، اب فٹافٹ یہ بتاؤ کہ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں صبح سے سارے اسٹاف کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے؟ اس نے اپنے فون کا کال لاگ کھول کر اس کے سامنے کیا، جہاں پچھلے آدھے گھنٹے میں آفس سے 10-12 کالز کی گئی تھی۔ وہ جب سے آفس آیا تھا، گیٹ کیپر سے لے کر مینیجر، ریسیپشنسٹ، یہاں تک کہ اس کے اسسٹنٹ تک کی شامت آ چکی تھی۔ وہ سارے حیران پریشان بن بادل برستے اپنے باس کے غصے کو دیکھ رہے تھے، جو آج صبح سے ہی ہر بات پر جھنجھلا رہے تھے۔ اس کے عتاب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا، سر عمیر کو کال کر کے جلد از جلد آفس بلا لیا جائے۔ یار بابا چاہتے ہیں کہ میں آیت سے شادی کر لوں۔ اوہ! عمیر کے ہونٹ سیٹی کے سے انداز میں گول ہوئے تھے، یعنی بلی تھیلے سے باہر آ چکی تھی۔ انکل اپنے فیصلے پر اب بھی قائم تھے۔ پھر تم نے کیا کہا؟ کہنا کیا تھا؟ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ واہیات مشورہ انہیں کس نے دیا۔ اپنی بات مکمل کر لینے کے بعد جب کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی تو اس نے سامنے بیٹھے عمیر کو دیکھا، جو اسی کو گھور رہا تھا۔ اوہ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر کا بھائی جاگ گیا تو آخری امید بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے فوراً لائن پر آیا۔ اب تم ہی بتاؤ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں تو کسی اور سے پیار کرتا ہوں نا یار۔
تو مجنوں صاحب یہ داستان محبت اپنے والد گرامی کو بھی تو سنائیے نا، یہاں کام کرنے والوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ میں انہیں نہیں بتا سکتا اور نہ ان کا کہا ٹالنے کی ہمت ہے مجھ میں، لیکن تم یہ کام کر سکتے ہو، اس لیے تم ہی کرو گے۔ میں کیوں کروں گا؟ تم نے آج تک کسی الو کے پٹھے کو دیکھا ہے جو اپنی ہی بہن کا رشتہ توڑوا دے؟ کون سا رشتہ؟ کب ہوا رشتہ؟ ایک کام کرو، اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شاہ میر نے صرف کہا نہیں تھا، اٹھ کر اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر بھی نکالا تھا اور دھاڑ سے اس کے منہ پر دروازہ بھی بند کیا تھا۔ اینی نے شاہ میر کے آفس کے باہر منہ کھولے کھڑے عمیر کو دیکھا اور اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے سر جھکا گئی۔